बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक कहानी, यह भी आत्मकथा, लेखिका मन्नू भंडारी की। तो इसका आज देखेंगे कौन सा भाग, इसका देखेंगे 9वां भाग। इससे पहले 8 भाग हो चुके हैं, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। सन 1970 तक मेरे 4 कहानी संग्रह आ चुके हैं और बिना दीवारों के घर नाम से एक नाटक भी है। और हाँ, प्लेलिस्ट में इसी नाम से इकाई 10 हिंदी साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्यविधाएँ इकाई 10 नेट के सिलेबस में इकाई 10 में लगा हुआ है और यह आत्मकथा है। 1970 तक मेरे 4 कहानी संग्रह आ चुके थे और बिना दीवारों के घर नाम से एक नाटक भी। सो मन अब रह रहकर उपन्यास की ओर दौड़ रहा था। 3 परिवारों में पल रहे बंटी की विभिन्न मानसिक स्थितियां, जिनका उल्लेख मैंने बंटी की जन्मपत्री में किया है, मुझे केवल अपनी ओर खींच ही नहीं रहा था, बल्कि लगातार उनका दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था। और बढ़ते बढ़ते स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सारे बंटी अपने अपने परिवार की सीमाओं को तोड़कर एक सामाजिक समस्या के रूप में खड़े हो गए। हो सकता है कि इस स्थिति, मन्नू भंडारी बता रहे हैं कि आपका बंटी कैसे लिखा गया। हो सकता है इस स्थिति तक पहुंचने में समानांतर रूप से चलने वाला मेरी निजी चेतना का एक अतिरिक्त आयाम भी रहा हो। टिंकू उस समय कुल 9 वर्ष की थी, बंटी की उम्र की, और राजेंद्र के साथ रहने मेरे लिए कठिन से कठिनतर होता जा रहा था। पर जब मैंने अलग होने की बात सोची, टिंकू का चेहरा बंटी के चेहरे में जा मिलता और मेरा सारा सोच वहीं ध्वस्त हो जाता। नहीं नहीं, मैंने जो सहा लिया, लेकिन टिंकू को मैं एक भरी पूरी जिंदगी से वंचित नहीं करूँगी। टिंकू को मैंने बंटी तो नहीं बनने दिया, पर उसने मुझे उपन्यास लिखने के लिए एक तरह से विवश ही कर दिया। और फिर तो सारे ही बंटी गड्ढमड्ढ होकर एक नया ही आकार लेने लगे। अब इस आकार को कलमबद्ध करने से मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी, पर इसे लिखने के लिए घर बाहर की जिम्मेदारियों से मुक्त, जैसे निर्विघ्न समय और मानसिक शांति की ज़रूरत थी, वह सब घर में मिल पाना संभव ही नहीं था। सो एक दिन मन पक्का करके मैंने प्रिंसिपल से हॉस्टल में एक कमरा मांगा, सामान समेटा और चली आए। डॉक्टर शैल कुमारी के बगल वाला कमरा मिला था मुझे, और शैल ने ऐसी मेहमान नवाजी की कि मेरा कि समय समय पर चाय कॉफ़ी के अलावा हॉस्टल की बनी बेस्वाद सब्जियों के बदले अच्छी सब्जियां तक बनाकर खिलाएं। पूरे 1 महीने तक शैल ने इतना ध्यान रखा कि मेरा कि घर की कमी अखरने ही नहीं दी। रूटीन कुछ यूँ बना कि मेरा कि कॉलेज के काम से बचा मेरा समय बंटी और शकुन के साथ ही बीतने लगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बंटी जो इनका उपन्यास है, उसमें बंटी और शकुन है ना, बंटी शकुन बंटी की मम्मी, ये सब पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं। शनिवार की शाम को मैं घर जाती तो ये साथ ही जाते, सोमवार को सवेरे मैं इनके साथ ही वापस लौटी। बृहस्पतिवार को नन्ही, राजेंद्र की छोटी बहन, टिंकू को लेकर हॉस्टल आती तो 2 घंटे मैं सिर्फ उसके साथ गुजारती। तभी एक व्यवधान, टिंकू मुझसे मिलने आई तो देखा कि उसका घुटना छिला हुआ है। मैंने उससे पूछा तो वह दोनों बाहें मेरे गले में डालकर रो पड़ी। तुम्हें क्या पड़ी है मेरी चोट लगने से, तुम अपना बैठ कर लिखो। उसके साथ खेलकर, उसे आइसक्रीम खिलाकर उसका मनोदशा तो मैंने उस समय बदल दी, पर मेरी मनोदशा पर उसके आंसू जैसे चिपके ही रह गए। जाने कैसा तो धिक्कार उठा भीतर से कि मैं यहाँ इसका काल्पनिक बंटी के सुख दुख के साथ जो जी मर रही हूँ, और मेरा असली बंटी मेरे बिना उपेक्षित महसूस कर रहा है। नहीं, अब और नहीं। नीचे उतरकर मैंने राजेंद्र को फ़ोन किया कि मैं कल सामान समेट कर आ रही हूँ, तो राजेंद्र ने मुझे केवल समझाया ही नहीं, बल्कि पूरी तरह कन्विंस भी कर लिया कि इस समय आ गई तो इससे बड़ी गलती और कोई नहीं होगी। टिंकू अपने काका बुआ के साथ खूब मस्त है, और उस समय मुझे देखकर ज़रा इमोशनल हो गई होगी। काका बुआ से मिले प्यार की वजह से ही मैं उसे छोड़कर भी आ सकी थी, और तो मैं भी अच्छी तरह जानती थी कि वह भी उन दोनों से बहुत जुड़ी हुई है। फिर मेरी अनुपस्थिति में नन्ही, यानी उसकी बुआ, उसको पूरी तरह देखभाल करती थी, और फिर भी उस दिन आंसुओं ने मुझे कुछ समय के लिए तो पूरी तरह डिगा ही दिया था। बाद में तो मैंने महसूस किया कि यदि उस समय घर चली जाती तो पूरी तरह ग्रिप में आया हुआ यह उपन्यास फिसल जाता। मैंने कि मन्नू भंडारी उसका सोच रही कि उस समय घर चली जाती तो यह उनका जो सिलसिला है टूट जाता, फिर कभी न लिखा जाता। महिला होने के नाते मुझे बाहर के किसी संकट या व्यवधान का कभी कोई सामना नहीं करना पड़ा, पर इस आंतरिक संकट को क्या कहा जाए। जहाँ तक सोचती हूँ, हर लेखिका को कभी न कभी किसी न किसी स्तर पर इस तरह के आंतरिक संकट से तो ज़रूर गुजरना ही पड़ता है। पता नहीं भारती जी, धर्मी भारती
को यह सूचना कहाँ से मिल गई कि कोई उपन्यास लिख रही हूँ, सो उनका अनुरोध नहीं, एक प्रकार से आदेश ही आया कि वह धर्मयुग में छपेगा और दिवाली विशेषांक से शुरू हो जाएगा, जिसकी घोषणा वे जल्दी ही करने जा रहे थे। उनका यह दबाव मेरी मजबूरी बन गया और उपन्यास का पहला ड्राफ्ट पूरा करके, यानी उपन्यास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करके मैं घर लौटी। शुरू के 4 किस्तों का तीसरा ड्राफ्ट तैयार करके मैंने भारती जी के पास भेजा तो उनका एक लंबा सा तार मिला, जिसका आशय यह था कि मैं राकेश के इस बारे में मोहन राकेश से इस बारे में बात कर लूं, कहीं वह आहत न हो। यह उसकी दुखती रग है, इसमें कोई संदेह नहीं कि 3 बंटियों में से एक राकेश का ही बेटा था। और उपन्यास का प्रस्थान बिंदु भी मुझे वहीं से मिला था। पर आगे की कहानी तो बिल्कुल भिन्न, क्योंकि न तो मैंने राकेश के बेटों को कभी देखा था, न ही उनकी पहली पत्नी शीला जी को। पर शुरू के 4 किस्तें भारती जी के मन में राकेश जी के आहत होने की आशंका, उनकी दुखती रग को कचोटने वाली रचना को धर्मयुग में छापने की उनकी झिझक, सभी कुछ बहुत कुछ स्वाभाविक था। दूसरी ओर मुझसे बहुत आग्रह करके लिया हुआ उपन्यास 3-4 अंकों से, जिसकी घोषणा भी हो रही थी कि क्या कहकर रद्द करें, अजीब द्वंद्व था भारती जी के सामने, और इसका एक ही निराकरण था, मैं खुद जाकर एक बार राकेश जी से बात कर लूँ। इस नज़रिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि, पर अब जाना मुझे भी ज़रूरी लगने लगा, क्योंकि इस बिंदु पर तो मैं भी राकेश जी को कभी आहत नहीं कर सकती थी। राकेश जी से मिलने का निर्णय तो मैंने ले लिया, पर गई तो रास्ते भर मुझे ना जाने कितने अगर मगर मचते रहे। अगर राकेश जी नाराज़ हुए तो, अगर आहत हुए तो, अगर दुखी हुए तो। मिलने पर बड़े झिझकते हुए मैंने अपनी बात कुछ सफाई पेश करने के अंदाज में उनके सामने रखी और प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ा दी। वो बोले, मन्नू जानती हो, इस तरह तुम एक लेखक का अपमान कर रही हो। मैं तो धक, पर उन्होंने शायद मेरे धक होने को देखा ही नहीं और बोलते रहे, एक लेखक अपनी रचना के लिए सबसे अनुमति लेता फिरेगा, सफाई पेश करता रहेगा। हम अपनी रचना के लिए ज़िंदगी से ही तो थीम उठाते हैं, और अपनी ज़िंदगी से, परिवार वालों से, परिचितों की ज़िंदगी से, मित्रों की ज़िंदगी से, उसमें गलत या अनुचित क्या है? हाँ, गलत होता है तब जब कोई दुर्भावना से लिखे, मेलिशियसली लिखे, और मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उसे ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करोगी। और फिर हंसकर बोले, अब तो मैं भी तुम्हारे उपन्यास का इंतज़ार करूँगा। उनकी बात से भी ज़्यादा उनकी हंसी ने मेरे सामने अगर मगर द्वंद्व विधा धो पोछ दिया। जैसे ही मैंने फ़ोन पर भारती जी को अपने और राकेश जी के बीच होने वाले संवाद की सारी बात बताई तो एकदम निश्चिंत हो गए। फिर तो उन्होंने अपनी घोषणा के अनुसार धर्मयुग में आपका बंटी की पहली किस्त छाप दी। धारावाहिक रूप से इसका छपना और उस पर मिलने वाली प्रतिक्रियाएं विचित्र अनुभव था वह मेरे लिए। तीसरी चौथी किस्त से प्रतिक्रिया स्वरूप मिलने वाले पत्रों का जो सिलसिला शुरू हुआ, किस्त दर किस्त उसकी संख्या बढ़ती ही चली गई। 8वीं-9वीं किस्त तक आते आते तो हाल यह हुआ कि एक दिन पोस्टमैन ऊपर आया और पूछने लगा, क्या बात है, रोज़ रोज़ जितने पत्र आते हैं, आपने घर में ही कोई ऑफिस खोल लिया है क्या, या कुछ और? उसे क्या बताती, मैं तो खुद हैरान। ऐसी ऐसी जगहों से पत्र मिलते जिनका मैंने कभी नाम तक नहीं सुना। इसमें एक पत्र का जिक्र करना चाहूँगी। बंटी को डॉक्टर साहब के घर से उसके अपने पिता के घर भेजने का प्रसंग चल रहा था। डॉक्टर साहब यानी कि जो है डॉक्टर साहब के घर से अपने पिता के घर भेजने का कि वहाँ पे भेजा जाए कलकत्ता। तब इंदौर से बिमला धामाई नाम की एक किसी महिला का पत्र मिला। लिखा था, मैं यहाँ छोटे बच्चे के हॉस्टल की वार्डन हूँ। मेरे हॉस्टल में 90 बच्चे हैं। अपनी जड़ से उखड़ने के बाद बंटी जिस मानसिक यातना से गुजर रहा है वह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेहरबानी करके आप उसे मेरे पास भेज दीजिए। देख रहे हैं कितना मतलब संबंध हो गया है कहानी से। मैं उसे अपने हॉस्टल में रख लूँगी। भगवान के वास्ते अब आप उसे और इधर उधर मत भटकाइए। प्रमुख बात तो काफ़ी कुछ वैसे ही याद है, बाकी इसी भाव से मिलती जुलती कुछ पंक्तियाँ और भी थीं। कई पत्रों में तो मेरी प्रशंसा में खूब कसीदे काढ़े गए थे। मैं 9 पत्रों में धिक्कार भरी अपनी भर्त्सना को भी भूली नहीं हूँ। ऐसे पत्रों की संख्या 9 थी। यह तो आज भी मुझे आज अच्छी तरह याद है, मतलब कि निगेटिव बातें ज़्यादा याद रहती हैं, पर किसी भी पत्र की पंक्तियाँ ठीक ठीक याद नहीं। हाँ, सबका मिला जुला भाव यह था कि एक स्त्री होकर भी आपने तो भारतीय मातृत्व को कलंकित ही किया है। हमारे यहाँ की स्त्री अपने बच्चों को लिए सब कुछ त्याग देती है, बिना चेहरे पर शिकन लाए अपना सब कुछ होम कर देती है। कैसा चित्रित किया है आपने शकुन को, कैसी माँ है यह शकुन। इसके लिए तो अपना सुख, अपना भविष्य ही सब कुछ है। और फिर शकुन की भर्त्सना। आश्चर्य तो मुझे इस बात का हुआ था कि ये सारे पत्र स्त्रियों ने ही लिखे थे। उस समय भी यह बात दिमाग में ज़रूर आई थी, पर आज तो मैं इससे बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करती हूँ कि कितनी गहरी जमी हुई है इन संस्कारों की जड़ें हमारे भीतर। त्याग, सेवा, अपने को होम कर देना, अपने को मिटा देना, क्या यही है स्त्रीत्व के गुण, उसकी महानता की कसौटी? क्यों नहीं किसी ने शकुन की तकलीफ को समझा, उसे महसूस किया?
इन जड़ संस्कारों से बंधी महिलाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए, आश्चर्य तो इस बात का मुझे है कि धारावाहिक रूप से छपने पर आने वाले पत्रों या फिर पुस्तक रूप में आने पर छपने वाली समीक्षाएं या फिर गोष्ठियों में होने वाली चर्चाएं, सब जगह बंटी ही छाया रहा। शकुन तो एक तरह हाशिए में जा पड़ी, उसे अपेक्षित महत्व मिला ही नहीं, जबकि मेरे हिसाब से वह भी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण चरित्र है। इसलिए जरूरी लग रहा है कि इस अवसर पर एक आधुनिक स्त्री के संदर्भ में ही उसके चरित्र पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूं। हमसे पहले वाली पीढ़ी की स्त्री का न तो कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व होता था, न कोई स्वतंत्र पहचान, वह तो मात्र रिश्तों से ही पहचानी जाती थी। वह किसी की बेटी, पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की चाची, ताई, बुआ, भाभी ही होती थी। इन रिश्तों से परे भी उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है, उसका अपना कोई नाम है, अस्मिता है। इस बात का उसे कोई बोध तक नहीं था, न उसे, न उसके परिवार वालों के लोगों को, बल्कि कहूँ कि समाज को। लेकिन समय के साथ साथ शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक स्वतंत्रता और बाहरी दुनिया से बढ़ते रिश्तों ने उसके भीतर इस बोध को जगाया कि रिश्तों से भी परे उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, अपनी अस्मिता है, कि वह भी समाज की एक स्वतंत्र जीवंत इकाई है। पर इस बोध के जागते ही सबसे पहली टक्कर उसे रिश्तों से ही लेनी पड़ी, जो अभी तक पूरी तरह उस पर कब्जा जमाए बैठे थे। आप सभी को याद होगा कि एक समय ऐसी कहानियों की कमी नहीं थी जिसमें माँ बाप ने बेटी से सिर्फ इसलिए संबंध तोड़ दिया कि बेटी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी की। आज भी बात है, आज भी ऐसा होता है, तो ज़्यादातर लोग तोड़ लेते हैं। बेटी की ज़िंदगी के अहम से अहम फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह अपने में समेटे माँ बाप के लिए बर्दाश्त करना शायद संभव ही नहीं था कि उनके इस अधिकार को चुनौती देते हुए बेटी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने लगे। बेटी ने यदि उनके इस अधिकार को नकार दिया तो उन्होंने बड़ी निर्ममता से खून के संबंध को ही नकार दिया। आज भी होता है, आज भी कई एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, या फिर बात करते भी होंगे तो बड़े खुद्दत मन से। मैंने खुद भी तो पिता के इस क्रोध भरे नकार को झेला ही था। मतलब मन्नू भंडारी के पिता, मतलब मन्नू भंडारी ने खुद अपने मन से शादी की तो पिता ने नाता तोड़ लिया एक तरीके से। दुनिया देखी है, ज़िंदगी का अनुभव है, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। या कि बेटी है हमारी, सबसे ज़्यादा उसका हित और कौन देख सकता है। जैसे फिक्रे तो लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए उनका सबसे बड़ा संबल ही हुआ करते हैं, ऐसा ऐसा मतलब लोग बोलते हैं, ऐसे मन्नू भंडारी बता रही हैं। उसके कुछ समय बाद पति के वर्चस्व को, उसके पति परमेश्वरत्व को, यानी पति परमेश्वर है ऐसा सभी लोग चाहते हैं कि उनकी पत्नी माने, तो चुनौती देती हुई पत्नी ने अपनी आवाज़ बुलंद की तो इन संबंधों में भी दरारें पड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि इस टूटने ने स्त्री को कहीं से तोड़ा नहीं, तोड़ा बहुत, टूटन भी झेली उसने और कई स्तरों पर झेली। लेकिन एक सीमा तक बर्दाश्त करने के बाद जब स्थिति असहाय हो गई तो आखिर उसने स्टैंड लिया और अपने को मुक्त कर लिया। और यह भी सही है कि माँ बाप से कहीं अधिक त्रासदायक होता था यह संबंध विच्छेद, क्योंकि उस समय तो अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ एक सुनहरे भविष्य का नक्शा सामने रहता था, पर इस विच्छेद के बाद तो सामने अकेलेपन का सन्नाटा ही पसरा पड़ा रहता है। यानी कि मान लीजिए कोई लड़की है, अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर, उनके सहमति के विरुद्ध जाकर अपने पसंद के लड़के से शादी करती है। बाद में लड़का भी पसंद नहीं आता, यानी कि उसका व्यवहार वैसा नहीं रहता, मान लीजिए 2 साल 4 साल बाद, तो उससे भी यदि तलाक हो जाता है तो फिर उसकी चर्चा कर रहे हैं कि फिर उसके बाद तो अकेलापन नहीं रहेगा। हाँ, यदि अलगाव का कारण कोई नया साथी हो तो अवश्य स्थिति दूसरी होती है। इसके बावजूद तलाक की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आज भी मैंने तो इस विच्छेद और त्रासदी को भी झेला है, चाहे पूरे 35 साल बाद ही सही, 35 साल बाद इनका अंत में तलाक हुआ था। लेकिन सबसे नाजुक रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। यहाँ बच्चे की उपेक्षा करके, या कहूँ कि अपने मातृत्व की उपेक्षा करके किसी भी माँ के लिए अपने व्यक्तित्व की बात सोचना, अपने ही आशा आकांक्षाओं की बात सोचना असंभव चाहे न हो, पर कठिन तो बहुत है ही। मातृत्व और व्यक्तित्व का यह द्वंद्व ही शकुन के चरित्र की कुंजी है। जब उसका मातृत्व पक्ष प्रबल होता है तो उसका अतृप्त उपेक्षित व्यक्ति पक्ष प्रश्नवाचक बनकर उसे मथने लगता है, और जब उसका व्यक्ति पक्ष प्रबल होता है तो उसका मातृत्व तिल मिलाने लगता है। पर शकुन जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है, शकुन के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि व्यक्तित्व और मातृत्व के इस द्वंद्व में न वह पूरी तरह व्यक्ति यानी कि शकुन बनकर जी सकी, न पूरी तरह माँ। और क्या यह केवल शकुन की ही त्रासदी है, या फिर देश के ढेर सारे शकुन की? आज भी अपने व्यक्तित्व के दम पर अपने संबंधों से टकराने वाली हजार हजार औरतों की त्रासदी क्या यही नहीं है? सही बात है, यही है, ऐसी ही है, बिल्कुल यही नहीं है तो ऐसी मिलती जुलती है। अच्छा होता कि समीक्षाओं में शकुन के द्वंद्व और उसके जीवन की त्रासदी को भी उसके पूरे संदर्भ के साथ समेटा जाता, न केवल बंटी को। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले पार्ट में देखेंगे।
तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।